हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज के इस चार्ट एनालिसिस एपिसोड में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्रैक्टिकली चार्ट को हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करके बताने वाला हूँ कि कैसे चार्ट को रीड किया जाता है और पैरेलल कैसे उसको क्रॉस चेक किया जाता है। मतलब कि प्राइस एक्शन प्लस कोई भी इंडिकेटर का यूज करके कैसे हम मार्केट को समझ सकते हैं, उसके बारे में आज का ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों ने कई सारे बुक्स में वह पढ़ा होगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे ही बताने वाला हूँ, जिससे आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, ताकि आप लाइव मार्केट में अच्छी तरीके से चार्ट को समझ सको कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, कौन सी कंडीशंस चल रही है, क्या मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग है, क्या मार्केट यहाँ पे रेंज में चल रहा है। अगर मार्केट इस लेवल पे है तो आगे मार्केट में क्या हो सकता है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे बताने वाला हूँ, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके और आप अच्छी तरीके से चार्ट को समझ सको। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए वो प्लीज इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल सके वीडियो के रिलेटेड। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा एपिसोड कुछ स्टेप्स में मैं यहाँ पे डिवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होगा कि मार्केट को हम पहले समझेंगे कि मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। क्लियर। सेकंड स्टेप है कि यहाँ पे हमें ये समझना है कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, कहाँ पे बायर्स एक्टिव है, कहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। ओके। थर्ड यहाँ पे समझना जरूरी ये है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। क्लियर। फोर्थ स्टेप है कैंडलस्टिक पैटर्न, कि हमें किन कैंडलस्टिक पैटर्न पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमारे काम की और हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो कैंडलस्टिक पैटर्न यूज होती है उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके। और फिफ्थ स्टेप है कि हम इंडिकेटर के बारे में यूज करने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे जो फर्स्ट से लेके फोर्थ स्टेप है उसका हम यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे एक इंडिकेटर का यूज करके, वो भी मैं यहाँ पे आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे हमें कौन सी सेटिंग करनी है ताकि उसकी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सके, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में चार्ट को कैसे हमें रीड करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ट हम एनालिसिस करने वाले हैं उसका मैं यहाँ पे आपको पहले डिटेल शेयर कर देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट हम यहाँ पे इस चार्ट को आज एनालिसिस करने वाले हैं। ये चार्ट है निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट और डेट है 13 जून 2025 का। इस चार्ट को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे आज हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिकेटर में यूज करने वाला हूँ वो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स देता है अकॉर्डिंग टू 4 मिनट टाइम फ्रेम। नॉर्मली मैं यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम का ही यूज करता हूँ, लेकिन वहां पे मैं इस इंडिकेटर का यूज नहीं करता था। क्लियर। लेकिन आज यहाँ पे जो इंडिकेटर में यूज करने वाला हूँ सेकेंडरी कंफर्मेशन की तरह, तो वो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हमें रिजल्ट देता है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको यूज करने वाला हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हम यहाँ पे समझेंगे कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था। क्लियर। उससे पहले हमें यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। देखिए कि अगर ये मार्केट यहाँ पे ये कैंडल्स यहाँ पे बनी नहीं होती, मतलब कि ये अभी मार्केट यहाँ पे क्रिएट ही नहीं हुआ होता, तो प्रीवियस मार्केट पे हमें समझना है कि कहाँ पे बायर्स और सेलर्स हैवीली एक्टिव है। तो उसके लिए आपको पहले मैं बता देता हूँ कि बायर्स में और सेलर्स में क्या मेजर इंपॉर्टेंट हमारे काम का होता है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई ट्रेंड चलता है उस ट्रेंड का यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो इसका पिक पॉइंट होता है वो हमारे काम का होता है, क्योंकि उसी से ही हमें इंपॉर्टेंट बायर्स एंड सपोर्ट लेवल्स वहां पे हमें मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो पिक पॉइंट होता है वो क्या बन जाता है, एक रेजिस्टेंस बन जाता है, और यहाँ पे जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या बन जाता है, एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्टली आपको यहाँ पे ट्रेंड को समझना जरूरी होता है। तो देखिए, मार्केट में सिंपल 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है।
तो यहाँ पे अप ट्रेंड हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, मतलब कि विथ कंफर्मेशन कैसे हम अप ट्रेंड को पहचान सकते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सपोज कि यहाँ से कोई ट्रेंड स्टार्ट होने वाला था, तो वो यहाँ पे एक हाई लगाएगा, क्लियर। फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे एक लो लगाएगा, मतलब कि एक रिट्रेसमेंट है, क्लियर। लेकिन इसके नीचे अगर वो नहीं जाता है तो वो क्या बनाएगा, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाएगा। कहाँ पे, इसके नीचे, इसके ऊपर, क्लियर। तो फिर ये क्या बन गया, एक लो बन गया। फिर मार्केट अगर इस हाई के ऊपर निकलता है तो वो क्या बन जाएगा, एक हायर हाई बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया, ये था ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट, फिर ये था इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल हमें यहाँ पे स्टार्टिंग एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ताकि हमें एक अप ट्रेंड कंफर्मेशन मिल जाए। तो ये हमें क्या मिल गया, ये एक ट्रेंड लाइन मिल गई कि जब तक प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मूव करेगा तब तक यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की साइड यहाँ पे क्लोज करेगा तब यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म हो चुका है और फिर यहाँ पे कोई नया ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, क्लियर। ये है अप ट्रेंड का कंफर्मेशन। तो अप ट्रेंड नॉर्मली हाई लो, देन आफ्टर हायर हाई, देन आफ्टर हायर लो। यहाँ पे हायर हाई क्या है समझिए, ये जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर एक नया हाई था, मतलब कि एक हायर हाई है, इसके ऊपर एक नया हाई बना, ओके। फिर यहाँ पे जो लो था इसके ऊपर एक नया लोअर हाई बना, मतलब कि ये जो लो था उसके ऊपर, उसके हाई के ऊपर एक नया लोअर हाई बना, क्लियर। इस तरीके से अप ट्रेंड को हम पहचानते हैं, ओके सिंपल। उसी तरीके से ऑपोजिट होता है डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड कहाँ पे वर्क करता है, डाउन ट्रेंड सिंपल यहाँ पे नीचे की ओर गिरता है। देखिए यहाँ पे मार्केट अगर गिरता है तो फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा, और फिर इस लो के नीचे अगर मार्केट दोबारा से गिरता है तो वो क्या साइन हो गई, एक डाउन ट्रेंड का यहाँ पे साइन हो गया। तो फिर यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट और फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो सिंपल हमें इन्हीं दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे दोबारा से कनेक्ट कर देना है, सिंपल है। और फिर यहाँ पे जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करे तब तक यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो वहां पे ट्रेंड अप चेंज हो चुका है, क्लियर। तो यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई के फॉर्म में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है। और थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड, जहाँ पे मार्केट अगर मिनिमम 2 टाइम्स रिस्पॉन्स देता है तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। देखिए अगर मार्केट में फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया तो एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे अगर सेकंड टाइम भी रेजिस्टेंस दिया तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्लियर। और उसी तरीके से बॉटम साइड अगर मार्केट फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेता है तो फिर एक नॉर्मल सपोर्ट है, लेकिन सेकंड टाइम उसी लेवल पे सपोर्ट बनाता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और फिर अगर प्राइस इन दोनों के बीच में मूव करती है तो वो क्या बन जाएगा, एक रेंज बन जाएगा, मतलब कि मार्केट में अपर साइड सेलर्स है और बॉटम साइड यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, क्लियर। इतना आपको पता चल गया, इतना ही जरूरी है। सिंपल यहाँ पे आपको अब स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे मार्क करते हैं वो आपको यहाँ पे पता होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, फिर यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था, फिर ये इसका पिक पॉइंट था। ये क्या था, सपोज कि ये इसका पिक पॉइंट था जहां से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये एक स्विंग लो बन गया, और ये क्या बन गया, ये एक स्विंग हाई बन गया, ओके। तो इस तरीके से हम स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क कर सकते हैं। स्विंग हाई नॉर्मली क्या होता है, स्विंग हाई नॉर्मली रेजिस्टेंस होता है और स्विंग लो नॉर्मली यहाँ पे सपोर्ट होता है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स कहाँ पे हैवीली एक्टिव है। लेकिन हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे शैडोज को कवर करने वाले, मतलब कि देखिए अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न होती तो इसकी जो अपर साइड होती वो हमें इंफॉर्मेशन देती सेलिंग प्रेशर का, और यहाँ पे जो बॉटम साइड होती वो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन देती बाइंग प्रेशर का। तो हमें सिंपल इन्हीं शैडोज को यहाँ पे कवर करना है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हम प्रीवियस डेटा को पहले समझते हैं जहाँ से हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकाल सके, क्लियर। तो देखिए मार्केट यहाँ पे किस तरीके से ओपन हुआ था। तो फर्स्टली यहाँ पे मार्केट गैप ऑफ ओपनिंग हुई थी, लेकिन ये गैप फिल हो चुकी थी, क्लियर। चलिए इसके बाद मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है, फिर मार्केट यहाँ पे एक लो लगाता है। देखिए मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, मतलब कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि कोई अप ट्रेंड है नहीं, ओके। इसके बाद मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने के बाद फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव करता है, तो ये क्या हो गया, ये एक रिट्रेसमेंट पॉइंट हो गया, क्लियर। फिर मार्केट यहाँ पे दोबारा से गिरता है, तो एक साइन हो गया कि मार्केट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है।
तो फिर ये डाउन ट्रेंड कहाँ तक कंटिन्यू हुआ था। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को मार्क करता हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट्स को पहले क्लियर कर देता हूँ। ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट, देन आफ्टर ये था इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ट्रेंड लाइन कैसे हमने मार्क किया था। तो देखिए ये इसका क्या था, स्विंग हाई, क्लियर, और ये इसका क्या बन गया, एक स्विंग लो बन गया, जहां से ये ट्रेंड लाइन क्या हुई थी, ब्रेकआउट हुई थी। क्लियर, तो हमें इसी लेवल को मार्क करना है। क्लियर, तो हमें यहाँ पे इनकी शैडोज को यहाँ पे कवर करेंगे। ये बन गया स्विंग हाई और यहाँ पे बन गया स्विंग लो। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे मैक्सिमम सपोर्ट बनाया था, फिर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट किया, फिर दोबारा से इसी लेवल पे सपोर्ट बनाया और यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चला मार्केट। अगेन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एक हाई बनाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। क्लियर, लेकिन फाइनली इस वाले पोजीशन के पास मार्केट ने इसी लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। समझिए कि जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं आएगा तब तक समझना ये जरूरी है कि यहाँ पे कोई नया ट्रेंड स्टार्ट नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि एक बायर का लेवल है, जब तक बायर का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। ओके, तो इस वाले केस में यहाँ पे टोटली कंफर्मेशन के साथ मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने से पहले मार्केट किस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ले रहा था, देखिए यहाँ पे एंगल को पकड़ना जरूरी है। पहले तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे मुझे एक एंगल दिख रहा है, सेकंड मुझे यहाँ पे एंगल दिख रहा है और थर्ड मुझे यहाँ पे एंगल दिख रहा है। और इस वाले पोजीशन के पास मार्केट यहाँ पे बियरिश पीपीएफ मॉडल को बना के यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया। मतलब कि बियरिश पीपीएफ मॉडल क्या है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल का एक ग्रुप होता है, जिसमें से थर्ड कैंडल एक लाइव कैंडल होती है जो सिंपल यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो पॉइंट है। उसके नीचे अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है तो वो यहाँ पे हमें क्या साइन करता है कि मार्केट नीचे की ओर गिर सकता है। लेकिन ये किसी एक परफेक्ट लोकेशन पे होना जरूरी है, या तो फिर वो किसी लेवल पे बनना चाहिए या तो फिर वो किसी ट्रेंड लाइन पे बनना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो ये बियरिश पीपीएफ मॉडल कहाँ पे बन रहा है, तो एक लेवल पे बन रहा है, मतलब कि एक जेन्युइन ब्रेकडाउन है। ओके, तो सिंपल अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल इन्हीं लेवल्स को मार्क कर देना है ताकि हम यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो को यहाँ पे अच्छी तरीके से मार्क कर सकें। तो देखिए यहाँ पे हम इस एंगल को पहले कवर कर देते हैं ताकि हम एक प्रॉपर तरीके से एंगल को आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि हम यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो को अच्छी तरीके से मार्क कर सकें। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं इसका स्टार्टिंग और इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट दोनों को मैं यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी कैंडल्स टच करते हुए नहीं शो हो रही है, बल्कि यहाँ तक प्राइस तो पहुंची ही नहीं। क्या हुआ, तो फिर यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन किया तो फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हाई बनाया और मार्केट यहाँ पे इस पोजीशंस के पास क्लोज हो गई। क्लियर? तो इस केस में हम कैसे मार्क करेंगे कि बायर्स और सेलर्स का एक्टिवली लेवल्स कौन सा था। तो देखिए ये वाला पोजीशन, यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रही थी। क्लियर? और फिर मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा था जहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा था। तो हमें इन्हीं दोनों लेवल्स को यहाँ पे कंसिडर कर देना है। ओके, तो फर्स्ट है ये वाला लेवल और सेकंड है ये वाला लेवल। तो चलिए प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स को आइडेंटिफाई कर दिया। चलिए इसके बाद आता है कि इसका यूज कैसे हमें करना चाहिए। तो इसका यूज हम करंट चार्ट पे कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ओके, तो सिंपल हम यहाँ पे दोबारा से उसी प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था, तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। चलिए, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे हमें क्या सिग्नल शो होता है, तो यहाँ पे हैवीली मार्केट सेलिंग में था। इसी वजह से यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है फिर मार्केट थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करता है। देखिए ओपनिंग कहाँ पे हुई थी, तो कि इस वाले पोजीशन के पास यहाँ पे हुई थी, और प्रीवियस मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, तो कि यहाँ पे हुआ था। और प्रीवियस जो बायर्स का लेवल था उसको यहाँ पे टोटली ब्रेक डाउन करके मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे मार्केट नेगेटिव में चल रहा है, स्ट्रांगली यहाँ पे मार्केट नेगेटिव चल रहा है। क्लियर? उसके बाद देखिए मार्केट किस तरीके से काम कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे जब भी मार्केट ओपन हुआ तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे कौन सी बनाई, तो कि बिग बार कैंडल बनाई। क्लियर? उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे जो हाई लगाता है, फिर मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं चल रहा था। समझिए यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही थी वो साइड बाय साइड बन रही थी। क्यों बन रही थी? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो रहा था
अपर साइड सेलर्स थे और बॉटम साइड बायर्स थे। इसी वजह से मार्केट में यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे जो हाई लगाता है उसके बाद दोबारा से साइडवेज हो जाता है। तो साइडवेज कितनी बार हुआ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम साइडवेज हो गया और सेकंड टाइम साइडवेज हो गया। साइडवेज अगर मार्केट आपको पहचानना है तो पहले आपको समझना होगा कि कैंडल्स किस तरीके से बन रही है। देखिए यहाँ पे अगर कैंडल साइड बाय साइड बन रही है या तो फिर इसके नियर बाय बन रही है तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे मार्केट एक रेंज में चली गई है। जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आएगा तब तक यहाँ पे कोई नया ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे हम सेकेंडरी कंफर्मेशन की तरह यहाँ पे हम इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं। तो कौन सा इंडिकेटर हम यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करने वाले हैं। क्लियर। तो इससे क्या पता चलेगा, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। लेकिन हम यहाँ पे इंडिकेटर में थोड़ा सा चेंजेस करने वाले हैं। तो देखिए इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे और इसको हम यहाँ पे ब्लैक कर देंगे और इसकी विजिबिलिटी को मैं यहाँ पे हाफ कर दूंगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे 35 कर देता हूँ। चलिए फिर यहाँ पे इनपुट में जाएंगे और इनपुट में ये जो 9 का एवरेज ले रहा था उसको मैं यहाँ पे चेंज करके 5 का एवरेज कर लूंगा। क्लियर। तो 5 का एवरेज मैं क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो वो मैं कैसे यहाँ पे मार्क करूंगा, तो देखिए मुझे सिंपली यहाँ पे क्या चाहिए था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, फिर मार्केट जो हाई लगाता है, फिर मार्केट अगर अप ट्रेंड में होगा तो वो रिट्रेसमेंट कहाँ पे लेगा, इन दोनों के बीच में लेगा। राइट। तो मार्केट इन दोनों के बीच में कहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिट्रेसमेंट ले रहा है, वो मुझे रिट्रेसमेंट पॉइंट चाहिए। काफी सारे व्यूअर्स की दिक्कत ये थी कि उनको रिट्रेसमेंट पॉइंट आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही थी लाइव मार्केट में। तो इसीलिए मैं इसका एक सॉल्यूशन लाया हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस इंडिकेटर का क्रॉस चेक करना है। तो देखिए जब भी यहाँ पे कोई इंडिकेटर को टच ना करें, ऐसी कोई कैंडल्स अगर यहाँ पे बनती है तो वो यहाँ पे क्या काम करेगी, एक रिट्रेसमेंट की तरह यहाँ पे काम करने वाली है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी कैंडल ये मेरे को टच नहीं कर रही है, तो ये वाली कैंडल ये मेरे को टच नहीं कर रही है। इसका मतलब कि एक रिट्रेसमेंट पॉइंट है जहां से मार्केट सपोर्ट बना के अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस चेक ये भी करना है कि यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्टली बता देता हूँ कि हमें कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करना है। अप ट्रेंड के लिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्लियर। और डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। इन्हीं चारों कैंडल्स पे हमें ज्यादातर फोकस रखना है। ओके। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस कैंडल्स के लो को हम मार्क करेंगे और प्रीवियस जो मार्केट का यहाँ पे लो था उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे ताकि हम प्रॉपर तरीके से ट्रेंड लाइन को बना सके। इस वाली कैंडल की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैंडल गैप डाउन ओपन हुई थी और इसी वजह से ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी। लेकिन इस कैंडल के अकॉर्डिंग हम प्राइस एक्शन को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते थे। प्राइस एक्शन के लिए प्रॉपर हमें एक रीजन चाहिए, जो रीजन हमें यहाँ पे मिल रहा है। देखिए मार्केट यहाँ पे कॉन्स्टेंट अप ट्रेंड में ही जा रहा था, भले ही साइड बाय साइड हो, लेकिन बॉटम साइड अगर आप देखोगे तो मार्केट एक एंगल पे जा रहा था। फिर मार्केट यहाँ पे हाई लगाता है, फिर साइडवेज होने के बाद दोबारा से यहाँ पे हमें एक रीजन देता है, कौन सा, तो क्या हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का। ओके। तो हम यहाँ पे इसको मार्क करेंगे और सेकंड हम इसको मार्क करेंगे और इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर देंगे ताकि हमें एक ट्रेंड लाइन मिल जाए जहां से बायर्स ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। क्लियर। तो ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट और फिर सेकंड था इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट। चलिए इसके बाद मार्केट देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया था और यहाँ पे जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, तो क्या इसके बाद हम कोई एंट्री प्लान कर सकते थे? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे अगेन यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, इसी वजह से। तो एंट्री कहाँ पे बन सकती थी? तो सिंपल, जब ईएमए लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती तो एट ए टाइम हम वहां पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क रेशियो कैसा बनता? तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे प्रॉपर एंट्री बन सकती थी। तो ये वाली कैंडल ईएमए लाइन के ऊपर क्लोज हो रही है, तो इसके नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रिस्क को कहाँ पे मैनेज करना चाहिए? तो देखिए जिस कैंडल ने यहाँ पे ईएमए लाइन को क्लोज किया था उसी कैंडल के लो का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे रीजन के साथ एंट्री कहाँ पे बनती? तो कि इस कैंडल पे यहाँ पे। ओके। और स्टॉप लॉस कितना बनता? तो कि 15 पॉइंट का हमारा मैक्सिमम यहाँ पे स्टॉप लॉस बन सकता था। चलिए, तो इसके बाद हम एग्जिट कहाँ पे ले सकते थे? तो देखिए एग्जिट के लिए हमें यहाँ पे देखना ये है कि प्रीवियस मार्केट कहाँ पे हाई बना था। तो एंट्री तो हमने यहाँ पे ली थी,
लेकिन प्रीवियस जो हाई बनाया था वो यहाँ पे था, तो क्या इसको हम टारगेट बना सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पे स्ट्रांगली सेलिंग अभी भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे। इसी वजह से यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया और रिट्रेसमेंट बनाया। जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक साइकोलॉजी है। समझिए कि प्रीवियस जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं। इसी वजह से अगर बायर्स को यहाँ पे जीतना है तो उनको यहाँ पे सेलर्स से ज्यादा अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ानी होगी। क्लियर? तो वो अगर इस लेवल को तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हैवीली बायर्स को कंट्रीब्यूशन करना होगा, और उसी वजह से यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो उस केस में हमारा टारगेट कहाँ पे हो सकता था? तो सिंपल हमें उस केस में 1 का हम यहाँ पे टारगेट ले सकते थे। देखिए यहाँ पे इजीली हमें 1 का यहाँ पे टारगेट मिल सकता था। क्लियर? और मैक्सिमम टारगेट हम यहाँ पर यहाँ तक ले सकते थे। ओके, अकॉर्डिंग टू EMA लाइन हम यहाँ पे मैक्सिमम 1 का टारगेट ले सकते हैं, या तो फिर 1 का टारगेट हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें रिस्क को पहले मैनेज करके चलना होगा आगे। अंडरस्टैंड? चलिए, तो सक्सेसफुली हम इस तरीके से फर्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। क्लियर? तो इस केस में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता था? तो इस केस में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 42 पॉइंट्स यहाँ पे हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं। कितने रिस्क पे? तो के 15 पॉइंट के रिस्क पे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद मार्केट में क्या हुआ? इसके बाद मार्केट देखिए यहाँ पे दोबारा से एक लो लगा रहा था, लेकिन इस बार यहाँ पे सपोर्ट नहीं बनाया, बल्कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर रहा था मार्केट। ओके, ब्रेक डाउन करने के बाद देखिए मार्केट यहाँ पे गिरना चाहिए था, लेकिन गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि सेलर्स कहाँ पे एक्टिव हुए थे? यहाँ से, जिसको यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होना चाहिए था? देखिए यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, फिर यहाँ पे मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए था। कहाँ पे? इस ट्रेंड लाइन पे। क्लियर? या तो फिर प्रीवियस जो भी यहाँ पे लेवल था उसके आसपास यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेना चाहिए था, और फिर मार्केट यहाँ पे ये जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक करके नीचे जाना चाहिए था, तभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता था। लेकिन इस केस में ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं, बल्कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, फिर अगेन यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ओके, और जैसे ही यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो अगेन हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कहाँ पे? तो कि इस वाले पोर्शन के पास। देखिए यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है? तो कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। कहाँ पे बन रही है? तो देखिए यहाँ पे जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क की थी उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार दिख रहा है, लेकिन क्या हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं? द आंसर इज नो। हम सिंपली शूटिंग स्टार को देख के यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं कर सकते। सिंपल हमें उसका कंफर्मेशन यहाँ पे आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो कंफर्मेशन कैसे हम प्लान कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से हम कंफर्मेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करती है तो हम एट ए टाइम वहां पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज इस EMA लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे रिस्क रेशो को हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए अगर हम इस कैंडल पे, ये कैंडल जैसे ही क्लोज होती उसके नेक्स्ट कैंडल पे अगर हम एंट्री प्लान करते हैं तो हमारा रीजन के साथ एंट्री कहाँ पे बन सकती? तो कि इस वाले पॉइंट के पास। ओके, तो यहाँ पे हमारा रिस्क कैसे मैनेज होता? तो सिंपल हमें ट्रेंड लाइन को ही एज अ स्टॉप लॉस प्लान कर देना था। जिस ट्रेंड लाइन के आधार पे अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसी ट्रेंड लाइन के आधार पे हमें एज अ स्टॉप लॉस प्लान कर देना था। ओके, तो इस केस में हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना होता? 19 पॉइंट का। ओके, चलिए इसके बाद हम यहाँ पे टारगेट कैसे प्लान कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लिया। क्लियर? तो प्रीवियस जो भी सपोर्ट लेवल था उसको हम एज अ टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पे था? तो कि यहाँ पे था। फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे था और सेकंड सपोर्ट कहाँ पे था? तो कि यहाँ पे था। इन्हीं दोनों लेवल्स को हम यहाँ पे एज अ टारगेट प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट ये वाला लेवल और सेकंड ये वाला लेवल। ओके, तो यहाँ पे मैं कहाँ पे प्लान करता? तो देखिए कैंडल्स जहाँ पे बॉडी की कवर कर रही थी, जहाँ पे कैंडल्स ओपन या क्लोज होती है उसी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव होता है लेवल्स मार्क करने के लिए, लेकिन जोन मार्क करने के लिए हमें सिर्फ शैडोज को ही कवर करना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी मैंने जहाँ पे लेवल मार्क किया वो भी बॉडी को कवर कर रहा है, नॉट अ शैडो को कवर कर रहा है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखिए फर्स्ट टारगेट भी मिल जाता और सेकंड टारगेट भी मिल जाता। क्लियर? तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बन सकता था हमारा?
तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बन सकता है 62 पॉइंट का। कितने रिस्क पे? 19 पॉइंट के रिस्क पे हमें इजीली 62 पॉइंट्स मिल सकते थे। ओके, तो यहाँ पे हम इजीली सक्सेसफुली सेकंड ट्रेड भी प्लान कर सकते थे। ओके, चलिए इसके बाद मार्केट देखिए, यहाँ पे एक हाई लगाता है। कहाँ पे? यहाँ पे जो टारगेट यहाँ पे हमें अचीव हुआ, उसके बाद मार्केट दोबारा से सपोर्ट बनाता है। सपोर्ट बनाने के बाद दोबारा से यहाँ पे एक हाई बनाता है और फाइनली मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ओके, तो आज के इस एपिसोड में हमने डिस्कशन किया कि यहाँ पे प्राइस एक्शन का यूज करके कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम गैप अप ओपनिंग को समझे, कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझे। ओके, कैसे हमें एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क करनी चाहिए, कैसे हमें इंडिकेटर का सेकेंडरी यूज करना चाहिए ताकि हम यहाँ पे प्रॉपर ट्रेड को समझ सके, कैसे रीजन के साथ एंट्री लेनी चाहिए, कैसे हमें रिस्क को मैनेज करना चाहिए और कैसे हमें टारगेट को प्लान करना चाहिए। उन सभी पॉइंट्स को बारे में हमने यहाँ पे 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कशन किया। ओके, और कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो आई होप आपको आज का ये एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पे इसी के साथ आज के इस एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। जाने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रिलेटेड सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसके साथ मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।